बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम पॉक्स वायरस या पॉक्स विषाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। पॉक्स विषाणु या पॉक्स वायरस सबसे वृहद विषाणु हैं जो कशेरुकियों अर्थात वर्टिब्रेट्स को संक्रमित करते हैं तथा प्रकाश सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखे जा सकते हैं। इस समूह में अनेक विषाणु सम्मिलित हैं जो मनुष्य, जंतुओं, पक्षियों तथा कीटों को संक्रमित करते हैं। आधुनिक वर्तमान समय में आनुवंशिकी, प्रतिजन तथा पारिस्थितिकीय मानकों या क्राइटेरिया के आधार पर इनको फैमिली पॉक्सविरिडी कुल में रखा गया है। और इस जो पॉक्सविरिडी कुल है इसमें समस्त पॉक्स वायरस इसी में सम्मिलित किए गए हैं। कशेरुकियों को संक्रमित करने वाले पॉक्स विषाणु कोर्डोपॉक्स वायरिनी में तथा इंसेक्ट या कीटों को संक्रमित करने वाले पॉक्स विषाणु को एंटोमोपॉक्स वायरिनी में रखे गए हैं जो किसी भी कशेरुक को संक्रमित नहीं करते हैं। इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि जो पॉक्स वायरस है वो पॉक्स वायरस ये बी नोन द करेक्टरिस्टिक पॉक्स मीन्स चेचक। हम केवल उनको ये जानते हैं कि जो चेचक की बीमारी है वो जिस ग्रुप से होती है उसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं और सारे के सारे पॉक्स वायरस इसी ग्रुप में आते हैं। द डिजीज जो है वो फरोस रेमलेस वी लेफ्ट डाइड ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1157 BC। ये जो इसका जो करेक्टर है ये आदमी 1157 में सबसे पहले फरोस रमेश बीमार हुआ और उसकी डाइड हो। इसके बाद में इस बीमारी का पता लगा। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है हम जैसे पॉक्स वायरस है, पॉक्स वायरस को हमने देखा कि दो जो कुल है फैमिली पॉक्सविरिडी को दो सब फैमिलीज में बांटा हुआ है, पॉक्स वायरिनी और एंटोमोपॉक्स वायरिनी में बांटा गया। तो सब फैमिलीज जो ये 6 सब फैमिलीज बनाई गई हैं कोर्डोपॉक्स वायरिनी में, अर्थात कोर्डोपॉक्स वायरिनी में कुल मिला के 6 क्लास है। जैसे सबसे पहले है ऑर्थोपॉक्स विषाणु। ऑर्थोपॉक्स विषाणु अर्थात स्तनपायों में पाए जाने वाले विषाणु द्वारा या स्तनपायों में इन विषाणुओं द्वारा रेस के साथ सामान्य संक्रमण करने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण स्वरूप वेरियोला, वैक्सीनिया, काउपैक्स, मंकीपॉक्स इटेक्ट्स। दूसरा है पैरापॉक्स विषाणु या पैरापॉक्स वायरस। नखरयुक्त या अनगुलेटेड पर पाए जाने वाले ये विषाणु जो अक्सर मानव आर्फ कॉन्टेजिनियस पस्टुलर डिटरमिटिस के कारक होते हैं। इस वंश के जो विषाणु है वो पैरावॉक्सीनिया हैं। नेक्स्ट है कैप्रीपॉक्स वायरस, कैप्रीपॉक्स विषाणु। इस प्रकार के विषाणु बकरियों भेड़ों के विषाणु होते हैं। उदाहरण स्वरूप सीपॉक्स व गोटपॉक्स। नेक्स्ट है लेप्रोपॉक्स विषाणु। ये लेपर्डी उपसमूह जैसे खरगोश है, खर्रा है, गिलहरियों हैं, इनके विषाणु होते हैं। नेक्स्ट है एविपॉक्स विषाणु जैसे पक्षियों के विषाणु हैं। उदाहरण स्वरूप फॉलपॉक्स, टर्कीपॉक्स, पिजन पॉक्स व कैनरी पॉक्स। और नेक्स्ट है शुपॉक्स विषाणु या सुईपॉक्स विषाणु जैसे स्वीन पॉक्स। कुछ विषाणु जैसे मोलस्कम कंटेजियोसम, टेनेपोकस तथा याबा यंकी ट्यूमर के विषाणुओं को आधिक रूप में किसी भी वंश में सम्मिलित नहीं किया गया है। और इसी तरीके से एंटोमोपॉक्स वायरस को जो डिवाइडेशन किया गया है वो कैप्री आइसोप्रोक्सिन वायरस ए तथा कैप्रीपॉक्स वायरस बी और कैप्रीपॉक्स वायरस सी में डिवाइडेशन किया गया है। पॉक्स विषाणु द्वारा होने वाले जो रोग हैं उन रोगों में त्वचा पर स्थानीय सामान्य धब्बे एक सामान्य प्रारूपिक लक्षण है। इनमें से चेचक सबसे महत्वपूर्ण है जो वेरियोला विषाणु द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त वैक्सीनिया, काउपैक्स, मंकीपॉक्स, टेनोपैक्स,
मोल्सस कंटेजिनेशन पोरक्षियों तथा 8 विषाणु भी मानव को संक्रमित करते हैं। कभी कभी बफेलोपॉक्स तथा कैमलोपॉक्स भी मानव को संक्रमित करते हैं तथा टीकाकरण के दौरान होने वाले इन धब्बों के समान धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वेरियोला है या जो चेचक का जो है, वेरियोला विषाणु है, स्मॉल पॉक्स का रोग कारक है। चेचक विषाणु या स्मॉल पॉक्स वायरस का उपयोग प्रारूपिक रूप से एशिया में पाए जाने वाले अत्यंत घातक रोगों में तथा लैटिन अमेरिका में देखे जाने वाले आध्यात्मिक मृदु रोग एलेस्ट्रीम में किया जाता था। इनमें से चिर प्रारूपिक चेचक क्लासिकल स्मॉल पॉक्स के विषाणु को वेरियोला मेजर तथा एलेस्ट्रीम उत्पन्न करने वाले को वेरियोला माइनर कहा जाता था, जो प्रतिजनी रूप में समान थे लेकिन कुछ जैविक लक्षणों में भिन्न थे। वैक्सीनिया विषाणु को स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के रूप में प्रयोग किया जाता था। जेनर द्वारा चेचक के विरुद्ध मूल यानी ओरिजिनल काउपॉक्स विषाणु का प्रयोग किया गया, लेकिन अंततः श्रृंखलाबद्ध रूप से मनुष्यों के में प्रयोग द्वारा इनमें कुछ स्थायी परिवर्तन आ गए। वैक्सीनिया विषाणु गोशीतला विषाणु एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल वायरस है तथा प्रकृति में अपने मूल रूप से प्राप्त नहीं होता है। अनेक गहन अध्ययनों से प्रमाणित हो चुका है कि इन विषाणुओं पर कार्य करना सुरक्षित है। इन दिनों कुछ विषाणु का प्रयोग पुनर्संयोजन टीका में रिकॉम्बिनेशन वैक्सीन के रूप में किया जा रहा है, लेकिन इनके रोगजनक प्रभाव के कारण मनुष्य के लिए वाहक के रूप में उपयोग करने के लिए अनुमति नहीं है। और जैसे अब वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कोविड-19 जो वायरस है वो भी एक प्रकार से घातक वायरस है और मनुष्यों में इन्फेक्शन के द्वारा विभिन्न प्रकार के डिजीज या कोविड-19 डिजीज वह फैलाई जा रही है, जिससे अत्यंत नुकसान हो रहा है। अब आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पर। जैसे कि मॉर्फोलॉजी या पॉक्स वायरसों की संरचना। पॉक्स वायरस आर द लार्जेस्ट रेगुलर शेप्ड वायरस, ओवल और ब्लैक शेप्ड, पार्टिकुलेट 200 to 400 nm long, can be visualized by the best light microscope। अर्थात जो पॉक्स विषाणु वायरस होते हैं वो सबसे बड़े जंतु विषाणु हैं जिनका आकार 200 से 400 nm लॉन्ग होता है। इन्हें अभिरंजित अवस्था में या कला विप्रेसी सूक्ष्मदर्शी फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। विरियोन की आकृति ईंट के समान दिखाई देती है। उदग्र काट में देखने पर इसमें एक दृश्य रूप से कलाबद्ध बाइकॉन्वेक्शन न्यूक्लियोइड दिखाई देता है, जिसमें डीएनए कोर उपस्थित होती है। न्यूक्लियोइड के दोनों ओर लेटरल बॉडीज नामक लेंस की आकृतिक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनके कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। विरियोन की आकृति लगभग 300 × 200 × 100 nm होती है, इसलिए इसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आसानी से देखा जा सकता। वारियोला विषाणु का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन सर्वप्रथम बुइश नामक वैज्ञानिक ने सन 1887 में किया था। 1906 में पैसन द्वारा विषाणुकरों को अभिरंजन करने की तकनीक विकसित की गई और स्मॉल पॉक्स के जो लेसन्स हैं, जो चकते हैं, विकसित हैं के लिए स्मीयर में एलिमेंट्री बॉडीज़ का प्रदर्शन किया, जिन्हें पैसिन बॉडीज़ के नाम से जाना जाता है। दो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ रिज्ड पैरेलल रोज। अब आप इसके देखते हैं जो स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो सामान्य जो संरचना है, जो ये देखा गया है कि ये जो वैक्सीनिया वायरस है, इसमें जो द्विस्तरीय बाहरी जो आवरण होता है वो द्विस्तरीय कला से बद्ध होता है और बाइकॉन्वेक्स इसमें न्यूक्लियोइड दिखाई देता है। The particles are extremely complex, containing many proteins, more than 100, and detailed structure is not known. Biconvex, double-shaped with 2 lateral bodies, function unknown. ये हम इसकी स्ट्रक्चर है। जो सरफेस इज composed of lipids and protein which surrounding the cores. The core is compressed only highly compressed nucleoprotein. They have a double-strand DNA. 130 से 375 kb जीनोम कंटेंट इन ए हेलिकल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोकैप्सिड स्ट्रक्चर सीन एज ए डम्बल शेप्ड, आउटसाइड ऑफ विच आर सेवरल वायरस एनकोडेड प्रोटीन इन स्ट्रक्चर रेफर टू ट्रम्बल या मेस लाइक कोट। दिस पार्टिकल इज
दिस पार्टिकल इज रेफरेंस टू ऑल द इंटरसेलुलर इन्फेक्शन वायरस। जो इसको जीनोम की बात करते हैं तो इसमें जो जीनोम होता है, लाइनर डबल स्टैंडर्ड डीएनए 130 से 3 kb क्रॉस लिंक्ड नॉन ओरिजिनल रेप्लिकेशन इन सेल साइटोप्लाज्म एंटीबॉडीज encodes all transcription and replication enzyme needed for viral genome। ये जो वायरल जीनोम की स्ट्रक्चर है, इसमें हम देखते हैं कि जो ये कोर है, इसमें आप डीएनए जीनोम है, वायरल कार्निवर्स है, कोर वाल है, इनर मेम्ब्रेन्स है और आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो संरचना है, ये वैक्सीनिया जो वायरस है, विषाणु है, उसके अंदर की कोर की स्ट्रक्चर का डिटेल स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से कुछ जो विभिन्न प्रकार के जो पॉक्स वायरस हैं, उन पॉक्स वायरसों में जैसे आपको कुछ उनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि इनमें किस प्रकार के करैक्टर्स इनसे होते हैं। मनुष्य में जो बीमारियां होती हैं वो किन प्रकार से पपेल्स, वेसिकल्स, पस्टूल्स और स्मॉल पॉक्स इज काज्ड बाय 2 स्ट्रेन ऑफ द स्मॉल सेम वायरस, वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर। अतः अगर हम इनके जो भौतिक और रासायनिक गुणों की बात करें तो पॉक्स विषाणु स्थायी होते हैं। यदि सूर्य के प्रकाश में इनको सुरक्षित रखा जाए तो ये कमरे के तापमान पर कई महीनों तक जीवनक्षम रहते हैं तथा ठंड में या फ्रीज में संरक्षित रखने पर ये कई वर्षों तक जीवनक्षम रह सकते हैं। ये 50% ग्लिसरॉल तथा 1% फिनोल के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, किंतु फॉर्मेलिन एवं ऑक्सीकोरक प्रतिरोधी ऑक्सीडाइजिंग डिसइंफेक्शन से इन्हें शीघ्रता से अक्रिय किया जा सकता है। विरियन में आवश्यक रूप से डीएनए, प्रोटीन एवं लिपिड उपस्थित होते हैं। आवरण की उपस्थिति होने से इन्हें ईथर द्वारा अक्रिय नहीं किया जा सकता है। विरियन में बहुगुणक एंजाइम उपस्थित होते हैं। इनका संपूर्ण बहुगुणन या मल्टीप्लिकेशन संक्रमित कोशिका के जीवद्रव्य में होता है। इस प्रकार कुछ इनमें एंटीजेनिक स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। सभी जो पॉक्स वायरस हैं, पॉक्स वायरसों में कॉमन न्यूक्लियोप्रोटीन प्रतिजन उपस्थित होता है। इम्यूनो नोडिफ्यूजन के द्वारा करीब करीब 20 अलग अलग प्रतिजनों की पहचान की गई है। इनमें एलएस प्रतिजन, L2 एग्लूटिनोजन, हीमाग्लूटिनिन सम्मिलित हैं। इन प्रतिजनों में उन मुर्गों, कुक्कुटों या फॉल्स की इरिथ्रोसाइट को समूहित करने की दक्षता होती है, जो ऊतक लिपिडों द्वारा अविशिष्टकृत रूप से समूहित या एग्लूटेशन कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से वेरियोला और वैक्सीनिया विषाणुओं को उनको ग्रोथ करैक्टरिस्टिक्स प्रपोसी या होस्ट रेंज के आधार पर भी उनको अलग अलग में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। स्मॉल पॉक्स लेसन स्टार्ट ऑन फेस, आर्म्स, माउथ, पाल्म्स, जो इसके जो रोग के निशान हैं वो इस पर देख सकते हैं। और जिससे पॉक्स वायरस इन्फेक्टेड जो सेल है उसको जो माइक्रोस्कोपिक अध्ययन किया गया तो उसमें देखा गया कि किस प्रकार से काउपैक्स इन प्राइमरी मंकी किडनी सेल्स साइटोप्लाज्म जो हेलो, इस प्रकार की जो संरचनाएँ हैं वो दिखाई देती हैं। अदर पॉक्स वायरस इन्फेक्शन, जो पॉक्स वायरस इन्फेक्शन आल्सो कर इन एनिमल्स, ट्रांसमिशन टू ह्यूमन रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल, इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन आर यूजुअली माइल्ड, कैन रिजल्ट इन पॉक्स एंड स्केयर बट लिटिल अदर डैमेज। एडवर्ड जेनर यूज्ड काउपॉक्स टू इम्यूनराइज इंडिविजुअल अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। और इस प्रकार से जो एडवर्ड जेनर है उसको इस बात का क्रेडिट दिया गया है एडवर्ड जेनर को कि उन्होंने स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है उसकी डिस्कवर की, अर्थात फिजिशियन इन इंग्लैंड क्रेडिटेड विद काउपॉक्स वैक्सीन्स। तो उनको स्मॉल पॉक्स के जो वैक्सीनेशन के लिए उनको इसको क्रेडिट दिया जाता है। इस प्रकार से वेरियोला और वैक्सीनिया जो विषाणु है वो वानर, वृक या मंकी किडनी के उत्तक संवर्धन में भी वृद्धि कर सकते हैं। और वैक्सीनिया द्वारा कोशिका भित्ति का जो प्रभाव है वो 24 से 48 घंटे था, जबकि वेरियोला द्वारा इससे भी अधिक समय में उत्पन्न किए जा सकते हैं। वैक्सीनिया विषाणु और चेचक विषाणु के पूर्णतः उन्मूलन के अब हमारे यहाँ हो चुका है, क्योंकि शुरुआत में जो बीमारी आई थी इसके बाद में स्मॉल पॉक्स या चेचक पॉक्स का पूर्णतः उन्मूलन के बाद अब अन्य पॉक्स विषाणु मनुष्यों में चेचक के समरूप लक्षण प्रकट करते हैं। जबकि वर्तमान समय में इसी तरह का एक वायरस
जो आ रहा है वो है कोविड-19, जिससे जो बीमारी है वो ऐसा माना जा रहा है कि इससे भी खतरनाक है और इससे भी ज़्यादा नुकसानदायक है। जो ह्यूमन बॉडी में कोविड-19 डिजीज़ है और उसके कोविड के इफ़ेक्ट हो रहे हैं कि जो मृत्यु दर है वो बढ़ रही है और ये पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। तो इस प्रकार से जो पोक्स वायरस है वो सबसे वृहत वायरस हैं जो कशेरुकियों को संक्रमित करते हैं तथा प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं।